everyone, hope you all are safe at home. मेरे दीप ज्योति स्कूल के दीपक और ज्योतियों को मेरा गुड मॉर्निंग। कोरोना के कारण हम आपके वीडियो पहुंचा रहे हैं स्टडी के, ताकि आप अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकें। इसलिए ये वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। मैं आपकी एसएसटी की टीचर अनु कमल राठौड़ हूँ और आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ। कक्षा 6 का ये पहला पार्ट है जिसका नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम अतीत के बारे में पढ़ेंगे। हम क्यों पिछले टाइम में हमें कैसे पता चलता था, ये सब इस चैप्टर में आपके बताया गया है कि पुराने समय में किस तरह से लोग रहते थे, कैसे खाते थे, और दूसरी बात कि हम अतीत के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये सोचने की बात है कि कैसे पता चलता है लोगों को कि ये इतने साल पहले हुआ था। इसके बारे में हम अब उसे जिज्ञासा हुई इसके मन में अखबार पढ़ते हुए, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे पता लगाएं, यह कैसे पता चलेगा कि कितने साल पहले हुआ ये काम। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। आज तो बहुत सारी इस युग में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है जिससे आपको पता चल जाता है कि हमें कल क्या हुआ था उसके बारे में पता चल जाता है, या 1 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में आप इंटरनेट वगैरह से पता कर सकते हैं। लेकिन 100 साल पहले ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं थी, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि कितने साल पहले की ये बातें हैं। तो वो हमें अतीत के बारे में कैसे पता चले, इसके बारे में हम आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, उसे उस समय की कोई बात याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों जो शिकार करते हैं, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों जो खेती करते हैं, पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें चारा देते हैं, उनका रहने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पशुपालक। कृषकों जो खेती करते हैं, शासक जो शासन चलाते हैं, व्यापारियों जो व्यापार करते हैं, पुरोहितों जो पूजा पाठ वगैरह के एक तरह से पुजारी, शिल्पकारों जो शिल्प जो नई नई इमारतों का निर्माण करते हैं, कलाकारों जैसे कलाकार में ये चित्रकार भी हो सकता है और मूर्तिकार भी हो सकता है, संगीतकारों जो संगीत को जानता हो, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ये तो आपके काम की चीज़ हो गई ना। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, जैसे आप लोग आज किस तरह से कहानियाँ सुनते हो। जैसे आप अब थ्रिलर मूवीज़ वगैरह का ज़्यादा चलन है कि ये या विज्ञान से संबंधित जो मूवीज़ है या स्टोरी है वो बच्चे आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह पहले के समय में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे। जैसे कि पहले सुनते थे बच्चे परियों की कहानी, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1। प्रश्न 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अब आपके नर्मदा नदी, आपके पेज पे आपके नर्मदा नदी दी गई है। ये नर्मदा नदी आपको इसमें ढूंढनी है। तो ये रही आपकी नर्मदा नदी। कहाँ पे है ये रही, कहाँ पे आपकी
ये रही नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी है आपके मैप में। अब क्या कह रहा है इसमें, नर्मदा नदी का पता लगा लिया आपने। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई सालों से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब जो खाने की चीज़ें वगैरह हो या जंगलों से मिली विशाल संपदा से परिचित भी थे। और संग्राहक का मतलब है इकट्ठी करने वाला। अपने भोजन के लिए वे किनका, फलों का, जंगल जड़ों, फल फूल और जो जड़ें वगैरह होती थी उनको संग्रह करके रखते थे और उन्हें खाते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो पहले तो उत्तर पश्चिम, जब हम मैप देखते हैं तो मैप में ये उत्तर कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है नीचे वाला, ये पश्चिम और ये पूर्व। पहले ये दिशा डिसाइड करेंगे अपन कौन कौन सी किस तरह से होती है इसमें। उसके बाद अब हम बताएंगे इसमें उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर है, ठीक है, दिशा आपकी। इसमें पश्चिम ये है। उत्तर पश्चिम का मतलब है इन दोनों के बीच में। तो इस दोनों के बीच में पूछ रहे हैं। इसी क्षेत्र में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो सुलेमान ये रही आपकी और किरथर ये रही। तो ये देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में है ना भाई। पश्चिम में तो होता इधर होता ना, इधर नहीं हो कि ये कहाँ पे है आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, बीच में है। इसलिए ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ बताई गई है इस मैप में। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो इसमें आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें कहाँ उगाई गई थी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब आपके पहले क्या है, उत्तर पूर्व। उत्तर ये दिशा है, पूर्व ये रही। तो उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पे। तो उत्तर पूर्व में कौन सी जगह ढूंढने के लिए कहा गया है इसमें, गारो और कौन सी है, मध्य में कौन सी बताई गई है, गारो। देखो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ ये रही, गारो पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो पहाड़ियाँ ये रही आपकी गारो पहाड़ियाँ। और उसके बाद मध्य में क्या बताया, विंध्य पहाड़ियाँ। तो मध्य में देखो ये रही विंध्य पहाड़ियाँ। मध्य में कौन सी है, विंध्य पहाड़ियाँ। ये मैप का मध्य भाग है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण नीचे की ओर, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या था, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ पर खेती अच्छे से की जाने लगी, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। सुलेमान और किरथर में क्या जौ और गेहूं की फसल बोई गई थी, विंध्य पहाड़ियाँ और गारो में किसकी, चावल सबसे पहले उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये उत्तर में ऊपर की ओर, ठीक है ना, विंध्य के ऊपर की ओर क्या कहलाएगा, उत्तर भाग। नेक्स्ट आपको मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो आपके सिंधु नदी ये रही और उसकी सहायक नदियाँ झेलम नदी,
चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु की। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। इनमें क्या है, जल कम होता है और जब कुछ छोटी छोटी नदियां आकर बड़ी नदी में मिलती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, वो मेन नदी हो जाती है, और जो छोटी छोटी उसमें आकर मिलती है वो क्या हो जाती है, उसकी सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब नदी के किनारे क्या पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, उसके बाद वहाँ की मिट्टी, नदी के पास की मिट्टी क्या हो जाएगी, जालोड़ मिट्टी बन जाएगी, जो क्या होगी, काफ़ी उपजाऊ होगी। तो वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी, क्योंकि खाने के लिए भी मिलेगा और पीने के लिए भी पानी मिलेगा, तो फसलें भी अच्छे से होगी। तो इसलिए वहाँ नदियों के किनारे पुराने समय में काफ़ी नगर बसे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास कितने समय पूर्व हुआ, 2500 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। गंगा नदी बताऊं, मैप में देखिए गंगा नदी कहाँ है, ये रही गंगा नदी आपकी मैप में। गंगा नदी मैप में कहाँ दिखाई दे रही है गंगा नदी, ये मैं पेंसिल से घेरा कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा नदी तो अभी बताई है मैंने, कहाँ पे है, ये रही। और सोन नदी गंगा नदी के जस्ट नीचे की ओर। सोन नदी कहाँ पे है, गंगा नदी के जस्ट नीचे की ओर क्या है आपकी, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। ये रही सोन नदी आपकी। उसके बाद गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में कहाँ है, बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध राज्य का तो काफ़ी नाम है। मगध का शासक काफ़ी शक्तिशाली थे और ऐसे विशाल राज्यों को देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की उन्होंने। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि नदियों को पार करके जाना, रेगिस्तानों में बिना पानी के, और रेगिस्तानों में इतनी धूल भरी आंधियाँ चलती है उनमें से, और यात्री क्या करते थे, अपनी यात्राओं को अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा पूरी करते थे, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। तो उन्हें नई नई चीज़ें जानने की इच्छा हुआ करती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि दृढ़ निश्चय इंसान को और सबल बना देता है। तो पहले वाले यात्री कैसे थे, दृढ़ निश्चयी थे। जैसे आपने आज इस चैप्टर को पढ़ने का निश्चय कर लिया, जो मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़ने का निश्चय कर लिया, तो आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूलोगे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी लोग काम की तलाश में और कभी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो वहाँ से लोग क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। उनके बाढ़ आने से घर वगैरह नष्ट हो जाते थे, खेत नष्ट हो जाते थे, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो खराब दलदली हो जाती थी, जिससे क्या है वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती थी। इस तरह से क्या होता था, वहाँ से लोग पलायन कर जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, मतलब ग्रुप में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक
पहले वाले गुरु क्या करते थे, शिक्षा एक जगह देने के लिए एक जगह, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव शिक्षा और सलाह देने के लिए पहुंचते थे। जब गुरु कोई कहता था सन्यासी या गुरु आया हुआ है तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और लोग वहाँ पर आके उनके उपदेशों को सुनते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनकी शिक्षा को ध्यान से सुनते थे और उसकी पालना करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जैसे लोग कई वैष्णो माता घूमने जाते हैं, कई हिमाचल और कई विदेशों की भी यात्रा करते हैं। तो वो क्यों यात्रा करते हैं कि उनमें उत्सुकता है दूसरी जगह के बारे में जानने की, प्रकृति के आनंद को लेने की। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। और यात्रा करने से आप भी एक जगह से दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज अलग अलग हैं, वहाँ के जो शादी विवाह करने के तरीके अलग हैं। तो जैसे नागालैंड में अलग है, हमारे देश में अलग है, तो देशों में भी अलग है, यहाँ तक कि गाँव में भी कुछ रीति रिवाज अलग अलग हैं। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तभी लोगों के विचारों और विभिन्नताओं से परिचित होते हो। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, पहले के तो लोग यात्रा क्यों करते थे उसका यहाँ पे विवरण दिया गया है कि व्यापारी व्यापार करने के लिए जाता था, कई लोग सेना दूसरी जगह विजय हासिल करने के लिए दूसरे राज्य पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, कई धार्मिक गुरु थे वो शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से एक कस्बे से दूसरे कस्बों में जाते थे, कुछ लोग उत्सुकतावश यात्रा करते थे और ये कारण बताए गए हैं। लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो हमारे एशिया उपमहाद्वीप में हम आते हैं तो एशिया महाद्वीप में आपने देखा होगा कि कितने ही पहाड़ियाँ हैं, कितने ही पर्वत है, कितने ही समुद्र है। तो उनके बारे में जानने जो हमारी क्या करते हैं प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर देते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। कुछ लोग यात्रा करके यहाँ आए और यहाँ बस गए। उन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो प्रकृति, अपना जो कल्चर है उसका यहाँ पे भी विकास किया, अपनी संस्कृति का यहाँ पे भी विकास कर दिया। लोगों के इस आवागमन ने हमारी प्राकृतिक परंपराओं को समृद्ध या अच्छा बनाया। देखो, जैसे आपको किसी चीज़ का नॉलेज है और किसी दूसरे को दूसरी चीज़ का नॉलेज है, तो इस तरह से ज्ञान का विस्तार होता है। ऐसे ही जब लोग कहीं और से यहाँ आए तो अपनी संस्कृति, उनकी संस्कृति में जो अच्छा था वो हमारे देश ने अपना लिया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। जैसे केरल में ज़्यादा इडली और सांभर बनता है, लेकिन केरल के कुछ लोग यहाँ आए, उन्होंने कुछ अपने भोजन के बारे में बताया। जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है, तो हमने उनको इस तरह की चीज़ें बताई। तो क्या हो गए, वहाँ के लोग दाल बाटी चूरमा बनाने लग गए और यहाँ के लोग इडली सांभर भी बनाना जानने लग गए। आपकी मम्मी भी बनाती होगी इडली सांभर, क्यों? तो वो क्या केरल की थोड़ी ना है। लेकिन क्या हो गया, केरल के कुछ लोग यहाँ आकर उस सभ्यता का विकास कर दिया उन लोगों ने, और हम लोग अलग अलग भोजन का पकाने लग गए। इसी तरह से पंजाब में क्या है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। लेकिन दूसरे राज्य से हमारे राज्य ने भी, राजस्थान राज्य में भी सरसों का साग बनता है और मक्के की रोटी बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि कुछ पंजाबी लोग यहाँ आए, पंजाब के लोग आए यहाँ पे, और उन्होंने जैसे उनके अड़ोस पड़ोस में, अपने जैसे पड़ोस में कोई पंजाबी रहते हैं तो उन्होंने बनाया, तो हमने उनसे पूछा कि कैसे बनाया। इस तरह से हमारी संस्कृति एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में इस तरह से बढ़ती गई। अब हम आगे देश के नामों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश का नाम कैसे इंडिया रखा गया। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द
इंडस से इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु क्योंकि हमारी जो इंडिया की सभ्यता या संस्कृति या हमारा जो विकास हुआ है किस सिंधु सभ्यता से हुआ है, इसलिए जो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और ये संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से लिया गया है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, जिससे हिंदुस्तान नाम पड़ा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। पहले भारत पूरे इंडिया के लिए नहीं बोला जाता था, ओनली उत्तर पश्चिम भाग के में रहने वाले लोगों के लिए उसका प्रयोग किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे देश के लिए भारत का नाम लिया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है ना, उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, जिसमें उल्लेख मिला है कि इंडिया या भारत नाम कैसे पड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसके बार बार वीडियो को देखें। और 6th क्लास की SST की बुक चेंज हो गई है, कोर्स चेंज हो गया है 6th, 7th और 8th का, तो आप नया परचेज कर लें। और जो कुछ बुक्स स्कूल की मिलने वाली है वो स्कूल में आकर आप ले लें। और कुछ गवर्नमेंट की बुक्स जो बाहर से आपको मेहता वाले के या किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर लें। और आपके 15 अगस्त से, जब आप 1 अगस्त से स्कूल लगेगा और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त में आपको फर्स्ट टेस्ट होगा, 15 अगस्त के जस्ट बाद में, तो आप इसलिए इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुने, बार बार सुने, और जो क्वेश्चन आपको बताए जाएं उन्हें अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।